विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक कालीन सभ्यता यानी सिविलाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। काफी कुछ उसमें पढ़ चुके हैं। आज नया टॉपिक है इसमें हमारा ऋग्वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की सभ्यता का जो केंद्र था वो सप्त सैंधव था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य सभ्यता का केंद्र कहाँ था? आंसर सप्त सैंधव। सप्त मतलब होता है 7, सैंधव मतलब होता है नदियां। 7 नदियों के बीच वाला स्थान जो है, जैसे 5 इधर हो गई, 2 उधर हो गई, 2 अफगानिस्तान से भी आती है ना, अफगानिस्तान वाला साइड जो है, तो उन 7 नदियों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? सप्त सैंधव। 5 नदियों वाला जो क्षेत्र है पंजाब, वो क्या है? पंजाब, जो पाकिस्तान में भी चला गया हमारा। ठीक है, इस काल के ज्ञान का मूल स्रोत जो ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले ऋग्वैदिक काल है। कितना? 2025 चल रहा है, उसमें 1500 जोड़ दो, कितना हो गया? 3500 साल, लगभग 3500 साल पहले। तो आपने लेकिन क्या बोलना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद से प्राप्त ज्ञान के आधार पर इस काल के भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक संगठन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक जीवन के विवेचन किया जा सकता है। भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल है ना, सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, धार्मिक मतलब रिलीजियस, और दार्शनिक मतलब फिलोसॉफिकल। ठीक है, ये जीवन का विवेचन किया जा सकता है। इस काल के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। एक है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरे हैं साहित्यिक साक्ष्य। कौन कौन से? पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जो हमें प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या है? गेरुवर्णी मृदभांड, ओसीपी, गेरुवर्णी, गेरुवे रंग के मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड, ओसीपी। दूसरा जो प्राप्त हुए चित्रित धूसर मृदभांड यानी पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रेवेयर। ये खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाले मकान का साक्ष्य मिला है। हरियाणा में भगवानपुरा में 13 कमरों वाले मकान का साक्ष्य मिला है। इसके साथ पंजाब में 3 स्थल ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा गया है। बाकी बोगाज कोई अभिलेख, मित्तनी अभिलेख भी बोलते हैं इसको, 1400 ईसा पूर्व का मिला है। बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर यानी टर्की, एशिया माइनर यानी टर्की के बोगाजकोई नामक स्थल से प्राप्त हुआ है, जिसमें हित्ती राजा सुब्बिलिम्मा, हित्ती राजा सुब्बिलिम्मा, इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको, और मित्तनी राजा मतियु अजा, मतियु अजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में ऋग्वेद के देवताओं यानी इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिला है। देखो, यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन ये पूछा कि बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है, तो टर्की, एशिया माइनर से मिला है। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि बोगाज कोई अभिलेख में किन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है, तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य, या वरुण, इंद्र, मित्र, नासात्य, VIMN कर दीजिए उसको। ठीक है, वरुण, इंद्र, मित्र, नासात्य। लेकिन मैंने कहा क्योंकि बार बार यही प्रश्न पूछे गए, हो सकता है ये पूछे कि भैया इन 4 देवताओं को साक्षी मानकर कसम कौन खा रहे थे, प्रण कौन ले रहे थे? तो हित्ती राजा सुब्बिलिम्मा और मित्तनी राजा मतियु अजा, इन दोनों के बीच में एक संधि हो रही थी और साक्षी के रूप में ऋग्वेद के देवताओं को क्या कर रहे थे? प्रण ले रहे थे, उनका संकल्प ले रहे थे कि भाई हम संधि नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक की ऐतिहासिकता 1400 ईसा पूर्व तक जाती है। इसका मतलब भाई 1400 ईसा पूर्व का अगर मित्तनी अभिलेख मिला है तो इसका मतलब ऋग्वेद रहा होगा उस समय। ठीक है, अगला कस्सी अभिलेख है, 1600 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख के अनुसार ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी, ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। ठीक है जी। साहित्यिक स्रोत, इस काल में केवल ऋग्वेद की ही रचना की गई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। 2 से 7 तक के मंडल सबसे अधिक प्राचीन हैं। इस काल के आर्यों के भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के संदर्भ में ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद।
अब हमें ऋग्वेद से क्या क्या पता चलता है? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन कहां तक था ऋग्वैदिक आर्यंस का? तो ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश, यहां तक फैला हुआ था। इसकी पश्चिमी सीमा पूर्वी अफगानिस्तान तथा पूर्वी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा के पश्चिमी तट तक विस्तृत थी। उत्तर में यह हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में यह उत्तरी राजस्थान या अरावली पर्वत तक विस्तारित थी। इस प्रकार इस काल के आर्यों का भौगोलिक विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर सप्त सैंधव प्रदेश तक फैला हुआ था। प्रारंभिक आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे थे। अब एक बार यही क्वेश्चन पूछा कि खाली कि प्रारंभिक आर्य कहां पर बसे थे? आंसर सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। आर्यों ने प्रारंभिक ऋग्वैदिक सूक्तों की रचना सप्त सैंधव प्रदेशों में ही की थी। ऋग्वेद में सर्वत्र सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। बाद में वे आगे बढ़कर सरस्वती और दृश्वती यानी घग्गर नदियों के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके उसे ब्रह्मवर्त की संज्ञा प्रदान की इन्होंने। अब यहाँ से क्वेश्चन बना उत्तराखंड पीसीएस में, जब नया नया उत्तराखंड बना था, सब्जेक्ट हुआ करता था हिस्ट्री, उसमें क्वेश्चन पूछा कि ब्रह्मवर्त किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र था? आंसर सरस्वती और दृश्वती। सरस्वती और दृश्वती, दृश्वती को हम घग्गर बोलते हैं। इन नदियों के बीच के स्थान को क्या कहा गया था आर्यों के द्वारा? ब्रह्मवर्त। ठीक है, यह स्थल ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ब्रह्मवर्त जो था वो ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों यथा कुभा, कुभा आज उसको काबुल बोलते हैं हम, क्रुमु यानी उसको आज कुर्रम बोलते हैं, गोमती यानी गोमल, और सुवास्तु यानी स्वात। सुवास्तु यानी स्वात। स्वात नदी घाटी आपने सुना भी होगा, पहले भी पढ़ा है आपने। घोड़े के बलि के प्रमाण मिले हैं स्वात नदी घाटी से। पाकिस्तान में भी आती है नदी स्वात, ठीक है, अफगानिस्तान में भी है। तो 4 नदियां जो अफगानिस्तान की 4 नदियां जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है वो कौन कौन सी है? कुभा काबुल, क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल, और सुवास्तु यानी स्वात। इसी तरह सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां यथा सिंधु, सिंधु को हिरण्यनी कहा गया है, इंडस भी बोलते हैं सिंधु को, हिरण्यनी या इंडस। दूसरी सरस्वती, तीसरी परुषणी, परुषणी यानी रावी, ये ऋग्वैदिक नाम याद करने पड़ेंगे आपको, रावी यानी परुषणी। वितस्ता यानी झेलम, वितस्ता मतलब झेलम। विपाशा मतलब ब्यास, विपाशा मतलब ब्यास। अस्किनी, अस्किनी मतलब चिनाब। शतुद्री, चतुद्री मतलब सतलज। इनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो ये सारी नदियों के ऋग्वैदिक नाम भी याद करने हैं। हिरण्यनी किसका नाम था? आंसर सिंधु का नाम था। परुषणी किसका नाम था? आंसर रावी का नाम था। वितस्ता किसका नाम था? झेलम का नाम था। विपाशा किसका नाम था? ब्यास का नाम था। अस्किनी किसका नाम था? चिनाब का नाम था। और शतुद्री किसका नाम था? सतलज। अगर वैसे भी आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए नीचे की तरफ आएंगे, पंजाब की तरफ आएंगे, तो ऊपर से नीचे तक जो नदियों का सही क्रम है वो है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये याद करना आपने, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। बल्कि पाकिस्तान के साथ आपने सुना होगा सिंधु वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें ऊपर की 3 नदियों के जल का प्रयोग कौन करता है? पाकिस्तान करता है। कौन कौन सी? इंडस, झेलम और चिनाब। उसका सिर्फ 20% पानी प्रयोग कर सकते हैं ट्रीटी के तहत, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी। उसकी डेट पूछता है कई बार, क्या पूछता है? डेट। 19 सितंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस, झेलम, चिनाब के जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, सिर्फ 20% जल का प्रयोग हम कर सकते हैं, और बाकी नीचे की रावी, व्यास और सतलुज के जल का प्रयोग कौन करेंगे? हम करेंगे, ठीक है। फिर भी हमने ऊपर डैम बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए। झेलम पर बनाए हैं, चिनाब पर बनाए हैं, वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कौन कौन से डैम बनाए हैं। बार बार पाकिस्तान रोता है, बार बार वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, बोलता है जी उन्होंने डैम बना दिया। तो वर्ल्ड बैंक से आता है, रेमंड लेफेटे आता है, वो बोलता है भाई इनकी आवश्यकता भी तो है, डैम ही तो बना रहे हैं, डैम का पानी भी तो पाकिस्तान में ही आएगा बाद में, रोक ही तो रहे हैं। नहीं आया समझ में? ठीक है। तो सप्त सैंधव तो मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी नदियां, ये सारी नदियां बता दी। इसके अलावा गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है, खाली गंगा का एक बार। इसका मतलब गंगा से ज्यादा परिचित नहीं थे। आज भारत की सबसे पवित्र नदी
और नेशनल रिवर का जो दर्जा है वो किसको है? गंगा को है। सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है, लेकिन गंगा से ज्यादा परिचित नहीं थे मेरे ख्याल से आर्य। तो गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, और कश्मीर की मरुदा वृद्धा नदी, मरुदा वृद्धा नदी का भी उल्लेख हुआ है कश्मीर में। कौन सी? मरुद वृद्धा नदी का भी उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 42 नदियों की चर्चा की गई है, किंतु उल्लेख केवल 21 नदियों का ही मिलता है। 42 नदियों की चर्चा है, लेकिन उल्लेख खाली 21 नदियों का ही है। इन नदियों में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी कहा गया है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे कहा गया है? आंसर सरस्वती नदी को। अब ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके हरियाणा राजस्थान के आसपास क्या जब हम खोद रहे हैं तो बड़ा फ्रेश वाटर मिल रहा है, तो पता चल रहा है कि क्या हो गई वो, उसके मतलब जमीन के समा गई है नीचे। तो समझ में आ गया। तो इन नदियों में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी कहा गया है। नदी तमा यानी सबसे अच्छी नदी, नदी तमा मतलब सबसे अच्छी नदी। देवी तमा यानी सबसे अच्छी देवी, और माते तमा यानी सबसे अच्छी माँ की संज्ञा किसको प्रदान की गई है? आंसर सरस्वती नदी को। नदी तमा, देवी तमा और माते तमा। आर्यों के जीवन में सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन प्राप्त होता है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्या कहा गया है। हिरण्या की संज्ञा प्रदान की इसको, सरस्वती को, ठीक है, हिरण्या कहा गया है। सिंधु नदी को, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्या कहा गया है, क्योंकि इस नदी में सोना पाया जाता है। वैसे जैसे धरती को हम हिरण्य गर्भा कहते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि धरती के नीचे भी सोना प्राप्त होता है, सिंधु नदी में भी सोना प्राप्त होता है। होता तो लगभग सभी नदियों में सोना थोड़ा थोड़ा प्राप्त होता है। उसको निकालने के लिए आपने देखा भी होगा, एक प्लेट लेते हैं, वो उसमें रेत भरते हैं, उसके बाद पानी में क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो कुछ कण निकलते हैं। तो कठिन प्रोसेस है सोना निकालना, लेकिन गंगा नदी में भी ये सोना के ना। तो सिंधु नदी को हिरण्या की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि इस नदी में सोना पाया जाता था। ऋग्वेद में सिंधु नदी के गिरने का स्थान परावत अर्थात अरब सागर बताया गया है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? आंसर परावत में गिरती है। परावत यानी अरब सागर। परावत यानी ऐसे पर्वतों का, किन पर्वतों का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत तथा उसकी अनेक चोटियों का उल्लेख हुआ है, जैसे मुजवंत। कौन सा? मुजवंत, सुषोम, आर्जिक, शैनावत और सिलामत का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेदिक आर्य मुजवंत चोटी से सोम नामक पेय पदार्थ प्राप्त करते थे। सोम नामक पेय पदार्थ कहां से प्राप्त करते थे ऋग्वेदिक आर्य? आंसर मुजवंत पर्वत से या मुजवंत की चोटी से, ठीक है। सैरनावत चोटी कश्मीर घाटी के पास स्थित थी। ऋग्वेदिक आर्य विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत से परिचित नहीं थे, यानी विंध्याचल माउंटेन रेंज और सतपुड़ा माउंटेन रेंज से परिचित नहीं थे। इसीलिए आपको पता चलता है कि नीचे दक्षिण भारत में आपको द्रविड़ संस्कृति दिखती है। क्या दिखती है? द्रविड़ संस्कृति दिखती है, लेकिन नीचे आपने देखा होगा दक्षिण भारत में संस्कृत को बड़ा क्या प्रचलन है, साथ में बड़ा पूजा पाठ का भी बड़ा उत्तर भारत की तरह नहीं है। कैसा है वहां पर? पूजा पाठ, तिलक लगाना, धर्म के प्रति बड़े सजग लोग हैं वहां पर। तो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति कौन लेके गए? तो अगस्त्य ऋषि गए। कौन गए? जैसे मैंने आपको बताया था पूर्वी भारत का आर्यकरण किसने किया, यानी पूर्वी भारत तक आर्य संस्कृति को लेकर कौन गए? तो मैंने कहा था विधेय माधव लेकर गए। कौन गए? ऐसी दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को लेकर कौन गए? तो आंसर अगस्त्य ऋषि गए, और उनके पुत्रों ने अनार्यों के साथ या द्रविड़ों के साथ विवाह किया। संतानें जो उत्पन्न हुई उन्हें आंध्र कहा गया। क्या कहा गया? आंध्र कहा गया, ठीक है। ठीक है जी। समुद्र की बात अगर हम करें तो ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इस वेद के अनुसार समुद्र का देवता वरुण थे। वरुण कौन थे? समुद्र के देवता थे। इन्हें पोतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यापारिक मार्गों का ज्ञान था। सिंधु एवं सरस्वती नदी के संदर्भ में कहा गया है कि ये नदियां समुद्र में गिरती हैं। लासेन और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों के अनुसार ऋग्वेदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, किंतु कीथ और अन्य पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता।
समुद्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, अगला ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक संगठन। ये मैंने कौन सा संगठन बताया? भौगोलिक। क्या बताया मैंने? भौगोलिक विस्तार बताया उनका, यानी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बताया। अब है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक संगठन। ऋग्वैदिक आर्य अनु, द्रुहा, पुरु, यदु और तुर्वस जैसे जनों या कबीलों में विभक्त थे। इन्हें पंचजन की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। तो पंचजन में कौन कौन शामिल थे? अनु, द्रुहा, पुरु, यदु, तुर्वस। ठीक है, पंचजन। इनके राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। आज भी वही होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार या कुल। ठीक है, जिनका स्वामी पिता या बड़ा भाई होता था। पिता या बड़े भाई को कुलप कहा जाता था। क्या कहते थे? कुलप कहा जाता। आज भी वही प्रणाली चली आ रही है हमारे समाज में। ठीक है, कई कुलों के समूह को ग्राम कहा जाता था। आज भी कई कुलों के समूह को ग्राम कहते हैं। और जिसका प्रधान जो होता था ग्रामीणी होता था। क्या होता था? अब यहां से लेकर और जहां तक हम मिडिवल तक पढ़ रहे होंगे, वहां तक गांव के प्रधान को किस किस काल में क्या क्या कहा गया उसकी एक लिस्ट बना देना। तो ऋग्वैदिक काल में गांव के प्रधान को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रामणी। क्या बोल रहे हैं? ग्रामणी, है ना। संभवतः इसे नागरिक एवं सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करने होते थे। अनेक ग्रामों के समूह को विश कहते थे। इसका प्रधान विशपति होता था। अनेक ग्रामों के समूह को विश कहते थे और इसका प्रधान कौन होता था? विशपति होता था। कई विषयों के समूह को जन, जन मतलब कबीला, की संज्ञा से विहित किया जाता था। जन के अधिपति को राजा या जनपति की संज्ञा दी जाती थी। राजा या जनपति की संज्ञा दी जाती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, 275 बार। यहां से क्वेश्चन बनता है, जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275। लेकिन जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। अभी फिर जनपद ही आगे चलकर महाजनपद बनेंगे। और फिर हम जब पढ़ेंगे ना, बौद्ध धर्म पढ़ रहे होंगे, वहां पर अंगुत्तर निकाय पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद। क्या पढ़ेंगे? 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में पढ़ता है। कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में भी मिलता है, जैन ग्रंथ में, लेकिन इतिहास में मान्य नहीं है भगवती सूत्र के जो महाजनपद है। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। आज भी हम बोलते हैं राष्ट्र, राष्ट्रगान गाओ जी, बोलते हैं। तो देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का शब्द प्रयुक्त हुआ है। राजा को जन का रक्षक, यानी कबीले का रक्षक, जन मतलब कबीले का रक्षक। गोप्ता जनस्य, तथा दुर्गों को भेदन करने वाला, यानी पूरा भेता कहा जाता था। राजा युद्धों में स्वयं जन का नेतृत्व करता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में राजा की स्थिति कबायली मुखिया जैसी थी, किंतु बाद में उसके लिए सम्राट तथा विश्वस्य भुवनस्य जैसे शब्दों का प्रयोग होना राजपद के गौरव को प्रतिस्थापित करता है। विश्वस्य भुवनस्य जैसे शब्दों का प्रयोग होना राजपद के गौरव को प्रतिस्थापित करता है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, किंतु कालांतर में यह पद आनुवंशिक हो गया। तथापि राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था। बदले में प्रजा स्वेच्छा से उपहार आदि देती थी राजा को, जिसे ऋग्वेद में बलि की संज्ञा दी गई है। किसकी? बलि की संज्ञा दी गई है। बलि मुख्यतः अन्न के रूप में दिया जाता था। ऋग्वेद में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा विदथ नामक एक अन्य संस्था का भी उल्लेख मिलता है, जो सैन्य एवं धर्म कार्यों से धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। सभा एवं विदथ में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कि पहले महिलाएं सभा और विदथ में भाग लेती थी, लेकिन बाद में महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, और साथ में उनको पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार से भी क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। ठीक है, अब जाके बने कानून कि राजनीति में भी भाग ले सकती हैं। तो आपको पता है पंचायतों में आरक्षण दिया गया महिलाओं को, है ना।
और इस आरक्षण को बढ़ाकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सारी जगह करना चाहिए, क्योंकि इस देश में आधी जनसंख्या महिलाओं की है। तो कायदा ये बनता है कि संसद में भी आधी महिलाएं बैठे हैं, आधी पुरुष बैठे हैं। समझ में आया? विधानसभा में भी आधी महिलाएं बैठे हैं, आधे पुरुष बैठे। इतना होना चाहिए प्रतिनिधित्व, है ना? वरना आप भी बोलो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो तो हम भी क्या नहीं करेंगे? टैक्स नहीं देंगे। टैक्स नहीं देंगे मतलब ये अमेरिका का स्लोगन, जब अमेरिका बना था वहां पे हुआ था ये, नो टैक्सेशन विदाउट। अमेरिकी लोगों ने कहा हमें भाई ब्रिटेन की संसद में रिप्रेजेंटेशन दो, प्रतिनिधित्व दो, तब हम टैक्स देंगे। ब्रिटेन ने मना कर दिया। ब्रिटेन उसे एज ए उपनिवेश ले रहा था, उन्होंने क्या कर दिया? अलग कर दिया, यानी बेटा बाप से अलग हो गया। और बेटा बड़ा हट्टा कट्टा है, यूएसए बोलते हैं उसको आज। और पापा जो है वो कौन है? जिन्हें यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं हम, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है पापा है किसके? इंग्लैंड के लोग ही गए थे यूएसए, ठीक है? बड़े सिस्टमेटिक लोग गए थे यूएसए में, उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से यूएसए को बसाया। समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आया? ज्यादा पुराना नहीं है यूएसए, 1492 में खोजा गया। कितने साल हुए? कितने साल हुए? हम तो बिफोर क्राइस्ट की संस्कृति की बात कर रहे हैं भारत की। हम तो बता रहे हैं कि इतने साल पहले ऋग्वेद लिख दिया कि जब लोग जानते ही थे पढ़ना लिखना। उस जमाने में मतलब जब अंधकार में था यूरोप सब, तब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे, तब हम उपनिषद पढ़ रहे थे। तो 1492 में अमेरिका खोजा गया, कोलंबस ने खोजा, फिर अमेरिगो वेसुपुक्की ने खोजा, उसके नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ा। फिर उसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ, कनाडा ऊपर फ्रांसीसी गए, इधर बीच में आपके फ्रेंच भी आए, यूके वाले भी आए, फिर उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई। फिर बाद में यूके वालों ने कब्जा किया किस पर? 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए। इसीलिए आज भी यूएसए के झंडे पर 13 स्ट्रिप्स हैं। कितनी है? उसके बाद उन्होंने घेर घेर के वो उधर रेड इंडियंस को भगा भगा कर, मार मार कर क्या कर दिया? पूरा अमेरिका जो यूएसए जिसको बोलते हैं उसको कब्जा दिया। इसलिए उसमें 50 तारे हैं, 50 स्टेट्स। स्टार एंड स्ट्रिप्स बोलते हैं आज भी अमेरिका के झंडे को। क्या बोलते हैं? स्टार एंड स्ट्रिप्स, ठीक है? फिर बाद में उसने खरीदा रूस से, अलास्का भी खरीदा, फिर एक हवाईन आइलैंड भी है ना? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो आज इतना पावरफुल है अमेरिका, उसकी दादागिरी चलती है, जब मर्जी टैरिफ बढ़ा दे। तो भारत भी अब पुराना भारत नहीं है, नया भारत है ना? और भारत की बागडोर आप लोगों पर है। अब युवा आप लोग हो, आपने भारत को कैसे बनाना है ये आप पर तय करेगा। और एक पीढ़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसी को देखकर आगे की पीढ़ी अनुपालन करती है। समझ में आया? कहीं सोए रहे तो अगली पीढ़ी भी सोई रहेगी, फिर आप भी लगे रहे मोबाइल पे तो वो भी मोबाइल पे लगी रहेगी। चलो कहां तक बताया मैंने? विदथ बता दिया। विदथ नामक एक अन्य संस्था थी, बता दिया, सैन्य और धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। सभा और विदथ में महिलाएं भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह मुख्यतः युद्ध का नेता होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, किंतु ऋग्वेद में व्रात, गण, ग्राम और शर्द नामक सैन्य इकाइयों का उल्लेख मिलता है जो राजा के नेतृत्व में युद्ध लड़ती थी। व्रात, गण, ग्राम और शर्द ये क्या थी ऋग्वैदिक काल में? यूपीएससी ने पूछा, आंसर सैन्य इकाइयां क्या थी? राजा अकेले थोड़े जाएगा यार लड़ने, राजा के साथ लड़ने भी तो जाएंगे। तो कबीले थे उस जमाने में, तो बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ करता होगा। आज तो आप बड़े अच्छे उसमें हो युग में, गोली लगी और एकदम मर जाता आदमी। पहले तो तलवारों और तीरों से युद्ध होते थे, पता चला तीर आर पार हो गया सिर के, अब फंस गया वहीं और आदमी मरा भी नहीं, उसी तीर के साथ जीना पड़ता था। फिर पता चला हाथ कट गया, पता चला क्या पेट से आर पार हो गया तीर, ठीक है? तो फिर उसी के साथ कई बार क्या, समझ में आया? तो व्रात, गण, ग्राम और शर्द क्या था? ये सैन्य इकाइयां थी, राजा के नेतृत्व में युद्ध लड़ती थी। युद्ध में लूटी गई वस्तुओं का वितरण विदथ नामक संगठन के द्वारा किया जाता था। ऐसी बारीक चीजों को पकड़ती है यूपीएससी। युद्ध में लूटी गई वस्तुओं का वितरण कौन करता था? विदथ नामक संगठन द्वारा किया जाता था। इसका मतलब जितने भी सैनिक वैनिक जो लड़ते थे, राजा लड़ते थे, तो उनके आपस में बढ़ता था वो युद्ध में लूटी गई। और युद्ध में लूटी गई वस्तुएं क्या होती थी? गाय होती थी,
अधिकतर क्या होता था, धन जो था वो क्या था, गाय, है ना। विभिन्न ऋग्वैदिक जन आपस में संघर्ष करते थे। इस काल के जनों के प्रथम संघर्ष का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जो याव्यावती नदी के तट पर हरियूपिया हड़प्पा नामक स्थान पर विचिविंत तुर्वस सृंजयों संज्ञक जनों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सृंजयों की विजय हुई थी। अब देखो, हरियूपिया एक जगह पे नाम मिलता है, इसका तादाद में हम हड़प्पा से बोलते हैं, और हरियूपिया को हम ऐसा लिखा हुआ कि हरियूपिया जो है वो याव्यावती नदी के तट पर था। हरियूपिया किस नदी के तट पर था? आज हड़प्पा हम बोलते हैं रावी नदी के तट पर है, और ऋग्वैदिक नाम जो है वो परुषणी है रावी का, लेकिन यहां पर लिखा हुआ याव्यावती नदी के तट पर हरियूपिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ? विचविंतों के बीच में, विचविंत तुर्वस और सृंजयों के बीच में हुआ। जीते कौन? सृंजयों की विजय हुई। कालांतर में यह संघर्ष विराट रूप धारण कर लिया इसने, जिसे 10 राज्य युद्ध की संज्ञा प्रदान की गई। 10 राज्य युद्ध की संज्ञा प्रदान की गई। इतना समझ में आ गया? अब 10 राज्य युद्ध क्या था? मैंने बताया था आपको कि इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? 7वें मंडल, 7th चैप्टर, 33वां सूक्त। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर त्रित्सुवंशी भरत जन के राजा सुदास और 10 जनों के राजाओं के मध्य लड़ा गया। जन समझ लो, कबीलों के लिए बोल रहा हूं मैं। किसके लिए बोल रहा हूं? अभी भी बोलते हैं आप, कितने जने हैं? जने वर्ड यूज करते हो? कितने जने हो आप लोग? करते ना? अरे करते कि नहीं करते? कितने जने? जन मतलब कबीला। तो 10 कबीलों के सरदार एक तरफ थे और एक तरफ राजा सुदास था। परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ऋग्वैदिक भरत जन सरस्वती और यमुना नदियों के दोआब में निवास करते थे। ये भरत जन, जो भरत कबीला था, भरत कबीला या भरत जन था, ये कहां पर निवास करता? सरस्वती और यमुना नदियों के दोआब में निवास करता था। इस युद्ध का कारण राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया गया। विश्वामित्र को क्या कर दिया? पुरोहित पद से हटा दिया और वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। तो नाराज हो गए कौन? विश्वामित्र। कौन नाराज हो गए? विश्वामित्र ने क्या किया कि 10 कबीलों को अपनी तरफ मिलाया। उसके बाद युद्ध हुआ। इस युद्ध के एक अन्य कारण जो है, पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन जन तथा ब्रह्मवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार का विवाद एवं राज्य विस्तार की लालसा भी था। जो भी हो, विश्वामित्र ने 10 जनों के राजाओं का संघ बनाकर भरत जन के राजा सुदास, भरत जन यानी त्रित्सुवंशी भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 10 राजाओं के संघ में जो जन सम्मिलित थे, तो एक तरफ तो 5 जन थे, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहा, और दूसरी तरफ थे अलिन, पख्त, भलानस, शिव और विषाणिन। ये 5 लघु जनजातियां थी। ठीक है। इस युद्ध के 3 अनार्य कबीलों यथा अजा, शिग्रु और यक्ष ने भी भाग लिया। इस युद्ध में अनार्य दोनों तरफ से लड़े थे। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को परास्त करके विजय प्राप्त की, और कालांतर में इसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ध्यान रखना कि जो 5 लघु जनजातियां मैं बता रहा हूं कि अलिन, पख्त, भलानस, शिव और विषाणिन, बताते हैं कि यही पख्त आगे चलकर पठान बने। इस्लाम जब आया तो ये लंबे चौड़े होते हैं, पठान होते हैं। इन्होंने पख्तूनिस्तान की मांग की। इसकी मांग की, जब भारत विभाजन हो रहा था पाकिस्तान, तो उसमें जो इनके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, जिन्होंने कभी खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ता पहनते थे ये लोग, खुदाई खिदमतगार, तो इसलिए रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। उन्होंने कहा था पख्तूनिस्तान दे दो, हमें इन भेड़ियों के सामने मत फेंको। इनके सामने, ये पाकिस्तानियों के, पाकियों के सामने मत फेंको हमें, मतलब इनके साथ मत मिलाओ। तो लास्ट तक वो इस चीज के लिए नाराज रहे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, कि हमें इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया। इसीलिए आज भी आप देख रहे होंगे कि बड़ा संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान में, और अलग होने की कगार पर है। कौन सा? बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पठानों का जो क्षेत्र है, और पठान लोग बिल्कुल अलग मानते हैं अपने आप को। भले इस्लाम है उनका, इस्लाम को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी उनसे थोड़ा क्या रखते हैं, दूर रहते हैं। ठीक है।
तो ये बता दिया मैंने आपको, हरियूपिया नामक बता दिया, 10 राज्य युद्ध बता दिया। ऋग्वैदिक काल में राजा प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए जनजातीय संगठनों से पहले विचार विमर्श करता था। उसकी सहायता के लिए अनेक सहयोगी पदाधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित, ग्रामीणी, सेनानी, कुलप, व्राजपति, दूत, स्पश एवं पुरप। ये याद करना है आपने। पुरोहित, पुरोहित मतलब जो राजा के साथ क्या हैं, उनके एक तरह से राजगुरु समझ लो। दूसरे जो हो गए ग्रामीणी, जो गांव का प्रधान हो गया। सेनानी, सेना का हो गया। कुलप, व्राजपति, जो चारागाह भूमि का जो क्या हो गया, चारागाह भूमि का जो हेड हो गया व्राजपति। दूत, स्पश जो हो गया गुप्तचर। ये ध्यान रखना, स्पाइस एक वर्ड होता है मेरे, स्पाइस गुप्तचरों के लिए बोलते हैं, और स्पश, स्पश है ना, स्पश गुप्तचर। पुरप, पुर बोलते हैं किले को, पुर बोलते हैं किले को, पुरप। अन्य पदाधिकारियों में सूत, रथकार, करमार भी थे, जिन्हें रत्नी की संज्ञा प्रदान की जाती थी। रत्नी बोलते थे इन्हें। कौन? सूत हो गए, रथकार हो गए, करमार हो गए। राजा सहित कुल 12 रत्नी होते थे। राजा सहित कुल 12 रत्नी होते थे और राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। राज्याभिषेक से पहले राजा 12 रत्नियों के पास जाता था और उन्हें हवि प्रदान करता था। हवि प्रदान करता था मतलब राजा उनसे समर्थन मांगता था कि भाई मैं राजा बनने जा रहा हूँ, राज्याभिषेक है मेरा, आप लोगों ने मेरा सहयोग करना है। पुरोहित हो, ग्रामीणी हो, सेनानी हो, कुलप हो, व्राजपति हो, दूत हो, स्पश हो, और पुरप हो, सूत हो, रथकार हो और करमार हो। इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। ऋग्वैदिक काल में विधि तथा न्याय व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। न्याय का कार्य संभवतः पुरोहित की मदद से राजा ही करता था। इस काल के मुख्य अपराध में चोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी, पशु चोरी आदि शामिल थे। चोरी उस समय भी होती थी भाई। चोरी क्या होती है? उस समय भी होती थी। चोरी दरअसल टेंडेंसी है मनुष्य की। वो तो आप लोग पढ़े लिखे हो, आपको कानून का डर है, सामाजिक व्यवस्था का डर है, इसलिए क्या नहीं हो रही है? चोरी नहीं हो रही है। अच्छा, कुछ के अंदर तो इरिजिस्टिबल टेंडेंसी टू स्टील है, क्लेप्टोमेनिक बोलते हैं ऐसे लोगों को। बड़े समृद्ध होते हैं लेकिन किसी दुकान में चले गए, 2 अंडे जेब में रख दिए। अरे भैया तुम लखपति करोड़पति आदमी हो, क्यों रख रहे हो? कोई भी चीज उठा के जेब में रख देते हैं। तो ये दरअसल इसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इरिजिस्टिबल टेंडेंसी। तो उसके लिए इलाज की आवश्यकता होती है। इसकी साइकेट्रिस्ट करते हैं ऐसे लोगों का इलाज। तो बताते हैं कि भाई आप इतने समृद्ध हो, घर में कोई कमी नहीं है, फिर दुकान में जाकर चोरी क्यों की? कई बार देखा आपने, बड़े समृद्ध लोग भी मॉल्स में जाकर चोरी करते हैं, अलार्म बजता है, फिर बड़े वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। होती है। क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिक ऐसे व्यक्ति को। और क्लेप्टोमेनिया मतलब जो चोरी करने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी रोक ही नहीं पाता आदमी अपने आप को चोरी करने से। और थोड़ी बहुत तो बचपन से ही होती है। पहाड़ में भी देखा होगा आपने, कोई बड़ी मेहनत से ककड़ी लगाता है, वो ककड़ी चोर देते हैं बच्चे। किसी के माल्टे चोर देते हैं, किसी की नारंगी चोर देते हैं। चोरते हैं कि नहीं चोरते? और जो आनंद चोर के खाने में है, बताते हैं, वो खरीद के खाने में नहीं है ना। लेकिन वो एक बच्चों को माफ किया जा सकता है एक बार के लिए, क्योंकि वो उनकी क्या है, बाल लीलाएं हैं। ठीक है, बाल लीलाओं में। लेकिन अब बड़ा अगर करे तो फिर वो अपराध है। कहाँ तक पहुंचे भाई हम? हाँ, तो धोखाधड़ी होती थी उस जमाने में, बेईमानी होती थी। बेईमान तब भी थे भाई, अभी भी हैं, तब भी थे। पशु चोरी होती थी। मृत्युदंड की परंपरा नहीं थी। मृत्युदंड की परंपरा नहीं थी। हत्या का दंड धन दान के रूप में दिया जाता था। हत्या हो गई अगर, तो उसके परिवार को, जिस विक्टिम की हत्या हुई है, उसके परिवार को हत्या करने वाला धन दान देता था। एक व्यक्ति को शतदाय की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उसके जान की कीमत 100 गायें थी। यानी किसी ने किसी के प्राण हरे, उसके बाद जिसने प्राण हरे उसने उसके परिवार को 100 गाय दान में दी। कितनी दी? तो शतदाय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब उसके प्राणों की कीमत कितनी थी? 100 गाय के बराबर। ठीक है। छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय ग्राम पंचायत स्वयं करती थी। इसके लिए ऋग्वेद में मध्यमशी शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्यमशी, इसका ग्राम पंचायत जो ये करती थी मुकदमे, छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय, तो मध्यमशी शब्द का उल्लेख मिलता है। अब आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, आप लोग शहर में रहे, लेकिन गांव में पहले क्या होता था,
गांव में सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो होती थी, दो समस्याएं थी बड़ी। एक तो खेत में एक पत्थर होता था, उसको खिसका देते थे लोग, क्या बोलते हैं उसको, वोडू है, कि भाई मेरा खेत यहां तक है, मेरे पूर्वजों ने पत्थर लगा रखा, तुमने निकाल के थोड़ा इधर कर दिया, अपना खेत बढ़ा दिया। जैसे मैदानी इलाकों में क्या करते हैं, मेंढ काटना सबसे बड़ी समस्या है। मेंढ काटने पर फावड़ों से लड़ाई होती है, थोड़ा एक ने इधर से काटी, एक और चलने के लिए इतनी सी मेंढ रहेगी। मेंढ इतनी चौड़ी होनी चाहिए जिसमें दो आदमी क्या हो सके, आराम चल सके, लेकिन इधर वाला भी काटता है, इधर वाला भी काटता है, बाद में मेंढ इतनी रहती है। दूसरी लड़ाई मैदानी इलाकों में होता है पानी को लगा लेकर, कि पानी वही जब लगा रखा है तो रात को 2 बजे आके तुमने अपने खेत में लगा दिया, ऐसे कैसे कर दिया, गन्ना कैसे होगा फिर। अब पहाड़ों में जो लड़ाई होती है वो दो चीजों को लेकर होती है, एक ओडा खिसका दिया, दूसरा उजियार। उजियार सुना कि आपके पशुओं ने मेरे खेत में आके क्या कर दिया। तो पंचायतें बैठती हैं आज भी गांव में, जो इंटीरियर जो बिल्कुल जहां पर बहुत ज्यादा वो नहीं हो पाया है वहां पर आज भी बैठती हैं, आज भी निर्णय होते हैं। आज भी अगर आपके पशु ने इनके खेत में क्या कर दिया, उजाड़ खा दिया, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, यानी पंचायत बैठती है, दंड दिया जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठती है, किसी मंदिर के आसपास बैठती है, उसके बाद निर्णय होता है। और ये पूरे भारत में है। भारत जो है गांव का देश है। आप लोग थोड़े बहुत कस्बों और शहरों में निवास कर रहे हो तो आप लोग उस चीज से परिचित नहीं होंगे, लेकिन जब आप भारत भ्रमण करेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में जो देश है बड़ा महान देश है। बड़ी, आप क्या बताऊं, है ना, आप भाव विभोर हो जाएंगे पूरा देश भ्रमण करके। इतनी संस्कृतियां, इतनी प्रकार की बोलियां, कोस कोस पे पानी बदले कोस कोस पर वाणी, थोड़ा सा आगे जाएंगे वाणी बदल जाएगी। उत्तराखंड में देख लो, पौड़ी जाओ वहां की अलग, इधर श्रीनगर जाओ थोड़ा अलग, रुद्रप्रयाग जाओ अलग, कुमाऊं जाओ अलग, है ना। तो पूरे भारत का भ्रमण करोगे तब आप ये बोलोगे यार ये देश एक कैसा है, तो पता चलेगा आपको कि अनेकता में एकता। क्या है, अनेकता में एकता। और बाकी कभी ट्रेन में सफर करना, लेकिन किसमें, जनरल बोगी में, तो असली भारत आपको वहीं पे दर्शन में। चलो जी, सतदाय समझ में आ गया, 100 गाय, छोटे छोटे मुकदमे मध्यमशी समझ में आ गया। उग्र और जीव गर्भ संभवतः पुलिस कर्मचारी थे। उग्र और जीव गर्भ क्या कौन थे, आंसर संभवतः पुलिस कर्मचारी थे। अब उस समय की पुलिस ऐसी तो नहीं रहती होगी कि स्टार लगा रखे, ड्रेस पहन रखी, बेल्ट पहन रखी। उस समय की पुलिस वैसे ही उन्हीं के बीच के लोग रहते थे, और क्या रहते थे, उनको बोलते थे उग्र और जीवगर। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाशक की संज्ञा प्रदान की गई है। न्यायाधीश जो थे वो क्या थे, प्रश्न विनाक कौन थे, वैदिक कालीन न्यायाधीश थे। प्रश्न विनाक कौन थे, वैदिक कालीन न्यायाधीश थे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। कुछ चीजें बता देता हूं और ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो मैं फिर बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा। एक हो गई सभा। सभा जो थी वो वृद्ध श्रेष्ठ, वृद्ध मतलब श्रेष्ठ, और अभिजात यानी संभ्रांत लोगों की संस्था थी। इस संस्था में भाग लेने वाले को सभ्य की संज्ञा दी जाती थी। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे जिन्हें सुजात कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुजात कहा जाता था। ऋग्वेद में इसे पाप विमोचन करने वाली संस्था अर्थात किल्लवत्स्पद कहा गया है। वत बोलना है, फिर स्पद, किल्लवत्स्पद कहा गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। इस काल के प्रारंभ में स्त्रियां सभा में भाग लेती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में इनका भाग लेना बंद कर दिया गया। इस संस्था का मुख्य कार्य न्याय करना, क्या था, सभा का मुख्य कार्य क्या था, न्याय करना था। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा या नरिष्ठा कहा गया है, जिसका तात्पर्य है ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और आपको यह भी बता दूं, ये देश संकल्पों का देश था। इसका आज नहीं है, आज तो लोग मुकर जाते हैं। आपने उधार दे दिया तो समझ लेना अंतिम बार आप उससे मिल रहे हो, उसके बाद तो फिर मिलेगा ही नहीं। ये देश संकल्पों का देश था, संकल्प लिए जाते थे, आज भी लिए जाते हैं। हल्का फुल्का पूजा में देखा होगा, जनेऊ को हाथ में रखकर पानी डालकर संकल्प लेना पड़ता है कि मैंने पंडित जी को जो दे दिया अब मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा या उससे वापस नहीं लूंगा। पहले ऐसे संकल्प लिए जाते थे।
और उन संकल्पों पर लोग क्या थे, अडिग थे, चलते थे। मैंने कहा नरिष्ठा का मतलब, नरिष्ठा या नरिष्ठा का मतलब अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, जिसका तात्पर्य ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा ना जा सके। तो समझ में आ गई। समिति, सभा के बाद क्या है, समिति। यह सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। वस्तुतः यह एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। इसके अध्यक्ष को ईशान की संज्ञा से अभिहित किया जाता। यह यूपीएससी का क्वेश्चन है कि समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था, आंसर ईशान कहलाता था। इस संस्था में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। इस संस्था का मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना। फिर यह यूपीएससी का क्वेश्चन है कि राजा का निर्वाचन करना वैदिक ऋग्वैदिक काल में किसका कार्य था, आंसर समिति का कार्य था। और समिति के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, ईशान। तो राजा का निर्वाचन करना, राजा को पदच्युत करना, राजा पर अंकुश रखना और प्रशासन में उसकी मदद करना, ये कार्य किसका था, समिति। किसका कार्य था। फिर आता है विदत। यहां से क्वेश्चन बना कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था या प्राचीनतम जनसभा कौन सी थी, आंसर विदत थी। तो सभा, समिति, विदत और गण में सबसे प्राचीन कौन थी, आंसर विदत थी, जो सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद में इसका 22 बार उल्लेख हुआ है। विदत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, आंसर 122 बार हुआ है। अगली थी गण। गण मतलब यह एक जनसभा थी, इसमें उच्च कुल के लोग भाग लेते थे। इसका प्रमुख को गणपति कहते थे। इसके प्रमुख को क्या कहते थे, गणपति कहा जाता था। अगला, लुडविग ने सभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस, यानी जैसे आज राज्यसभा होती है ना हमारी, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, वैसे ही उस जमाने में सभा थी। और समिति को निम्न सदन यानी लोअर हाउस, जैसे आज लोकसभा होती है वैसे उस जमाने में कौन थी, समिति थी। उस जमाने में क्या थी, समिति थी। लोअर हाउस से अभिहित किया है। वहीं जिमर महोदय ने सभा को ग्राम सभा और समिति को केंद्रीय संस्था की संज्ञा दी है। जिमर महोदय कहते हैं कि सभा जो थी वो ग्राम संस्था थी और समिति जो थी वो क्या थी, केंद्रीय संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 1000 बार देखा हुआ मैंने ये प्रश्न कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहां पर कहा गया है, आंसर अथर्ववेद में कहा गया है। कहां पर कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। फिर थोड़ा मैं ये बता दूं कि ऋग्वैदिक कालीन जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो कौन कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल में राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। प्रमुख पदाधिकारी और उनके कार्य बता रहा हूं। सबसे पहले पुरोहित, यह सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ पदाधिकारी होता था। शिक्षक, पथ प्रदर्शक, मित्र के रूप में यह राजा का मुख्य सहयोगी था। यह राजा के साथ युद्ध में जाता था। ऋग्वेद में वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। किसका, वही विश्वामित्र जो नाराज हो गए कि तुमने वशिष्ठ को क्यों बनाया मेरी जगह, सुदास से, और 10 राजाओं का संगम बनाकर क्या कर दिया, युद्ध कर दिया सुदास के विरुद्ध, है ना। दूसरा हो गया सेनानी, यह सेना का नेतृत्व करता था। संभवतः शांति काल में इसे नागरिक कार्यों को भी करना पड़ता था। नागरिक कार्य जो होते हैं जैसे आज पुलिस करती है नागरिक कार्य, है ना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। उस जमाने में सेनानी जो था वो शांति काल में नागरिक कार्य करता था और जब युद्ध होते तो सेना का नेतृत्व करता था। सेना का नेतृत्व राजा भी करता था, राजा के साथ सेनानी होता था। अगला व्राजपति हो गया। पूछेगा ऋग्वैदिक काल में व्राजपति का कार्य क्या था, तो चारागाहों का अधिकारी था। किसका अधिकारी, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उतना रिच, उतना अमीर व्यक्ति माना जाता था। तो भाई गाय थी तो फिर चारागाह भी रहे होंगे, तो चारागाहों का अधिकारी कौन था, व्राजपति था, है ना। इसके अलावा इसका कार्य विभिन्न कुलपों को संगठित कर उन्हें युद्ध के मैदान में ले जाना भी था। कुलपों को संगठित कर उन्हें युद्ध के मैदान में ले जाना किसका कार्य था, व्राजपति का कार्य था। अगला हो गया ग्रामीणी, या ग्राम का प्रमुख होते हुए युद्ध में ग्राम का नेतृत्व करता था। युद्ध में ग्राम का नेतृत्व करता था। स्पष्ट जो था वो गुप्तचर था, जो जनता की गतिविधियों की निगरानी रखता था। दूत जो था यह विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को एक दूसरे के विषय में सूचना का आदान प्रदान करता था। पुरप जो था वो दुर्ग का अधिकारी होता था। उग्र और जीव गर्भ जो थे वो पुलिस कर्मचारी थे। प्रश्न विनाक जो थे वो न्यायाधीश थे। प्रश्न विनाक कौन थे, न्यायाधीश थे। रत्नी और रत्निन
ये सेनानी, सूतकार, रथकार और करमार। सेनानी, सूतकार, रथकार और करमार, ये कौन थे? रत्निन, रत्नी या रत्निन कहा जाता था। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। अब हम आते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में, यानी सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। इस काल में समाज का आधार परिवार था, जिसका प्रमुख पिता अथवा बड़ा भाई होता था। इसे कुलप या गृहपति की संज्ञा प्रदान की गई थी। कुलप या गृहपति की संज्ञा प्रदान की गई थी। प्रायः पिता और परिवार के मध्य संबंध मधुर होते थे, किंतु कतिपय परिस्थितियों में वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था और विक्रय भी कर सकता था। क्या कर सकता था? विक्रय भी कर सकता था। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। कई पीढ़ी के लोग एवं सगे संबंधी एक साथ रहते थे। इन सभी के लिए नपित्र शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? नपित्र शब्द का प्रयोग हुआ है। राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। पितृसत्तात्मक परिवार की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों की स्थिति आदरपूर्ण और सम्मानजनक थी। यद्यपि सूक्तों में पुत्र जन्म की कामना किए जाने का उल्लेख मिलता है, किंतु पुत्रियों का नहीं। मतलब कामना किसकी की जा रही है? पुत्र जन्म की। ये भी ध्यान रखना, 16 संस्कार होते हैं, आगे चलकर पढ़ेंगे हम। 3 संस्कार जन्म से पहले के होते हैं। शिशु के गर्भ में आते ही संस्कार किया जाता है, जिसको बोलते हैं गर्भाधान। दूसरा होता है पुंसवन। तीसरा होता है सीमांतोनयन। क्या होता है? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत। आगे चल के पढ़ेंगे हम 16 संस्कार। तो ये 3 संस्कार जो है, तीनों संस्कारों का जो उद्देश्य है वो पुत्र प्राप्ति, जिसको आज गोद भराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोद भराई, है ना। तो ये आर्यों का एक वह है, पितृसत्तात्मक पक्ष है। पुत्र जन्म की कामना कर रहे हैं। फिर भी पुत्रियों का जन्म अभिशाप नहीं माना जाता था। पुत्रों की तरह पुत्रियों का भी उपनयन तथा समावर्तन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार होता था पुत्रियों का, और उपनयन का मतलब उसके बाद विद्या, मतलब उनको शिक्षित किया जाता था। उपनयन का मतलब होता दूसरा जन्म, बौद्धिक जन्म जिसको बोलते हैं। एक बार माता के गर्भ से जन्म लेना, और उपनयन के बाद बोला जाता बौद्धिक जन्म। फिर अक्षर ज्ञान कराना उनको, वेद वगैरह जो भी हैं पढ़ाए जाते होंगे। ठीक है। तो पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार होता था। ऋग्वेद में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने कतिपय सूक्तों और मंत्रों की रचना भी की थी। इनमें अपाला का नाम, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिकता, सची, पोलोमी, इन सबके नाम महत्वपूर्ण है। लोपामुद्रा का जन्म राजकुल में हुआ तथा यह अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा का जन्म राजकुल में हुआ, लेकिन अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी और मंत्र दृष्टा की संज्ञा से विहित किया गया है। इन विदुषी कन्याओं को ऋषिका की उपाधि भी प्रदान की गई। क्या बोलते थे इनको? ऋषिका। इस काल में स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों के समान थे। वे पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेती थी, किंतु ऋग्वैदिक समाज उन्हें 2 दृष्टियों से अयोग्य समझता था। प्रथम, राजनीति में भाग लेना, और दूसरा, संपत्ति संबंधी अधिकार। अन्य दृष्टियों से उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। इस काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्पष्टतः स्वीकार किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है, ये कहां पर कहा गया है? आंसर, ऋग्वेद में कहा गया है। और ये आप समाज में जाकर भी देख सकते हैं। जिस घर में पत्नी नहीं है तो समझ लीजिए वो परिवार तितर बितर है। जब तक किसी पुरुष के साथ उसकी पत्नी है तब तक बिल्कुल बढ़िया चलती है गाड़ी परिवार की। जहां पत्नी गई तो समझ लीजिए परिवार क्या गड़बड़ हो जाता है। सामान्यतः लड़कियों का विवाह 16 से 17 वर्ष की आयु में हो जाता था। विवाह में वे अपना मत दे सकती थी, यानी एक प्रकार से बालिका का मत लिया जाता था किससे विवाह करना चाहते हैं। ठीक है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ना तो बाल विवाह होता था, ना पर्दा करती थी महिलाएं, ना विधवा विवाह होता था। ठीक है। ना सती प्रथा। ठीक है। समाज में द्विजाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य
अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस, अंतरजातीय विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस, नियोग प्रथा प्रचलित थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना, ये नियोग प्रथा थी, ठीक है। या बड़े भाई के मरने पर छोटे भाई के विवाह करना बड़े भाई की पत्नी से, ठीक है। किंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। आर्य वर्ण दास वर्ण के साथ विवाह नहीं कर सकता था। जीवन पर्यंत अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु की संज्ञा प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या बोलते थे? आंसर अमाजु कहा जाता था। कन्या की विदाई के समय उपहार और द्रव्य दिए जाते थे, जिसे वहतु की संज्ञा से अभिहित किया गया है। विवाह के समय में, कन्या की विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु की संज्ञा दी जाती, ठीक है। उत्तराखंड में दहेज का ज्यादा प्रचलन नहीं है। जैसे मैदानी इलाकों में देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ता बालिका के, है ना। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो पहले जब बालिका का विवाह होता था तो उस समय क्या होता था कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ लेके आता था। जैसे कोई प्लेट लेके आ गया, कोई थाली लेके आ गया कांसे की, कोई क्या, अब तो कुकर हो गए थे बाद में, पहले भड्डू लेके आते थे, कोई करछी लेके आते, मतलब जिसका जितना उसके प्रति क्या है लगाव है उसको उस हिसाब से गिफ्ट देते थे। कोई चारपाई लेके आ गया, कोई जो भी, मतलब एक गृहस्थी बसाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो सब चीजें गांव वाले आपस में तय करते, भाई तुम क्या दे रहे हो, पता लगा भड्डू ही भड्डू हो गए, है ना, खाएंगे किसमें तो पूछते थे भाई तुम क्या दे रहे, कि हम जी प्लेट दे रहे। तो जिसकी जितनी हैसियत होती थी, जितना पैसा होता था उस हिसाब से। और ये इसलिए भी था क्योंकि एक दूसरे के प्रति क्या, मतलब आज इस घर में विवाह हुआ तो आज आपने एक थाली दी है, तो फिर बाद में वहां उस घर में जब विवाह होगा तो आप भी वहां पर क्या करेंगे, एक थाली देंगे। बाद में उसका स्थान फिर न्योते ने ले लिया। न्योता जो होता है, तो पहले तो बहुत कम लिखाते थे लोग, 11 रुपए तो हमने भी देखा हुआ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 501 हो चुका है। अब 501 से नीचे लिखाओगे तो लिखने वाला भी ऐसे देखता कौन लिखा रहे है ना, बड़ा समस्या हो गई है, क्या करें। चलो, पर ये यही समाज है, समाज ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपके। उपहार और द्रव्य जो कन्या की विदाई के समय दिए जाते थे उसको वहतु कहा जाता था। क्या कहते थे? वहतु। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें वर्ण शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो बड़े लंबे चौड़े थे, सुनहरे बाल होते थे, गोरे थे, लंबी नाक थी, है ना। जब वो इस क्षेत्र में आए होंगे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा, उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा अनासा, इनकी नाक छोटी है, क्या है, अदेवयु, ये देवताओं को नहीं मानते हैं, मृगवाक, बड़ी कटुवाणी बोलते हैं कि ये अमानुष, मनुष्य ही नहीं है, कि क्या है, मनुष्य ही नहीं माना उन्होंने, ठीक है। और बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने, आर्यों ने। तो और उन्हें डर हो गया कि भाई हम तो बड़े, रंग हमारा ऐसा है, कहीं अब ये अनार्यों के साथ अगर इन्होंने विवाह कर लिया तो संतानें जो होंगी तो हम तो अपना वर्ण खो देंगे, और वर्ण खो देंगे तो रंग खो देंगे। तो उन्होंने एक चाल चली, होगी कंफर्म नहीं हूं मैं, उन्होंने कहा कि भाई इस वर्ण के साथ क्या नहीं करना, आपने विवाह नहीं करना है। फिर भी नहीं माने होंगे बच्चे। फिर क्या किया गया होगा कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी जैसा गुण बचपन से भर दिया गया होगा कि भाई छूना भी नहीं है। क्या नहीं करना है? छूना नहीं है। और उद्देश्य क्या था? सिर्फ ये कि मिक्स होकर कहीं क्या ना हो जाए, वर्ण ना खो दें अपने। यानी हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये नहीं पता था कि आने वाले तो पता नहीं कितने आक्रांता आएंगे इस देश में और सब मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में आक्रांता आते हुए दिखते हैं, जाते हुए नहीं दिखते। भाई सिकंदर आया, भले ही सिकंदर वापस जाते हुए मर गया बेबीलोन में, लेकिन उसके तो छत्रप तो यहीं रहे। कुषाण आए, शक आए, पहलव आए, पता नहीं कौन कौन आए, अंदर आए, गए नहीं वापस, यही बस गए। और यही इस देश की विशेषता भी है ना। वर्ण शब्द का कहीं कहीं पर जो है व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज 3 वर्णों में ब्रह्म, क्षत्र और विश्व में विभक्त था। यह वर्गीकरण जातिगत या जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर किया गया था। इन 3 वर्णों या द्विजाति में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्र और विश्व हो सकते थे। भाई एक ही परिवार में 8-10 लड़के लड़कियां हैं, उसमें से एक बड़ा लड़ाकू टाइप का है तो उसको बोले अभी तो युद्ध में जाएगा, तो तू क्षत्रिय हो गया। क्या हो गया? तू क्षत्रिय हो गया। एक का पढ़ाई में बड़ा मन लगता है, उसको बोला भाई तू ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म जिसको बोला गया, है ना। एक ने कहा, एक बड़ा
चीजें बेचने वाला इधर से गाय इधर की उधर बेची, उधर की इधर बेची, उसे कहा भाई तू विष है, तू वैश्य बनेगा आगे चल। क्या बनेगा? एक ही परिवार में ब्रह्म भी होता था, क्षत्र भी होता था और विष भी होता था। समझ में आ गया? यानी जन्मजात ना होकर कर्म के आधार पर किया गया। और ऐसा आप अपने परिवारों में भी देखते होंगे कि कोई तो कितना मार लो उसे, को स्कूल जाने के लिए क्या तैयार ही नहीं होता, कितना बोल दो पड़ेगा ही नहीं। बाकी अन्य कार्यों में अगर उसे लगाते हैं तो बहुत अच्छा कार्य करता है। जैसे बिजनेस में लगा दोगे तो बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। तो इसका मतलब वो क्या है? वैश्य है। एक है उसको कितना बोल दो भाई लड़ मत, वो रोज लड़के आते हैं, रोज उसकी शिकायतें आती हैं कि भाई क्या कर रहा है कि आज भी लड़के आया। और खामखा मतलब दूसरे से क्या कंधा टकराना, नहीं भी लड़ रहा हो, किसी भी शादी में जाके बवाल मचा देना वहां पर, इसका मतलब हो गया है छत्र है। ठीक है। और एक है जो रात को लैंप जलाकर भी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। लाइट चलेगी, कैंडल जलाकर भी पढ़ ही रहा है ना? इसका मतलब वो क्या है? ब्रह्म है। इन तीनों वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्र और विष हो सकते थे। उदाहरण स्वरूप ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त में एक ऋषि कहता है, ऋग्वेद में है ये उल्लेख, मैं कवि हूं, मेरे पिता भिषज हैं, वैद्य हैं। भिषज मतलब वैद्य हैं, और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं। ये व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। इसका मतलब एक लड़का है वो कवि है, उसके पिता वैद्य हैं, उसकी माता अनाज पीसने, तीनों पैसे कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धन की कामना कर रहे हैं। और ये व्यवसाय आनुवंशिक नहीं, एक ही वंश में ऐसा ऐसा हो रहा था। कहां पर लिखा हुआ है? अब ये लाइन पूछता है, मैं कवि हूं, मेरे पिता भिषज हैं या वैद्य हैं, और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। कहां पर लिखा हुआ है? ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त में। ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त में लिखा हुआ है ऐसा। संभवतः आर्यों ने अनार्यों को परास्त करके उन्हें अपने सामाजिक संगठन में स्थान दिया, जिससे कालांतर में शूद्र नामक एक चौथे वर्ण की उत्पत्ति हुई। शूद्र नामक एक चौथे वर्ण की उत्पत्ति हुई। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अब ये तो 1000 बार क्वेश्चन देखा होगा मैंने कि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। कहां पर हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ। 10वें मंडल में कहां पर हुआ है? पुरुष सूक्त में हुआ है। तो ये तो याद करना पड़ेगा आपको, है ना? इसी सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति की सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है, किंतु इस समय तक व्यवसाय में जटिलता नहीं आई थी। एक वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थे। इस काल में समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन था। दास की तुलना में दासियों का उल्लेख अधिक मिलता है। दासों का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए होता था। इनका उपयोग आर्थिक उत्पादकों में नहीं होता था। ऋग्वेद में दास के साथ साथ दस्यु शब्द का भी उल्लेख मिलता है। ये यहाँ के मूल निवासी थे जिन्हें अनार्य की संज्ञा दी गई है। दस्यु अनार्य की संज्ञा दी गई है। ये आर्यों के प्रबल शत्रु थे। ऋग्वेद में अनार्यों को अब्राह्मण यानी वेदों को न मानने वाले, अयज्वन यानी यज्ञ न करने वाले, अदेवयु यानी देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले, अनासा यानी नासिका रहित यानी चपटी नाक वाले, मृदवाच यानी कटुवाणी वाले जैसे शब्दों का संबोधन किया गया। मृदवाच मतलब कटुवाणी बोलने वाले, है ना? अनास मतलब अनासा या अनास मतलब नासिका रहित, जिनकी नाक छोटी है, क्योंकि आर्यों की नाक लंबी थी। वो मध्य एशिया के लोग थे, उनकी नाक कैसी थी? लंबी थी। यहाँ उन्हें छोटी दिखी नाक। ठीक है। अदेवयु यानी देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले, अयज्वन यानी यज्ञ न करने वाले, अब्राह्मण मतलब वेदों को न मानने वाले। आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी का आशय अनाज, फल, सब्जी और तिलहन से है, जबकि दूध, दही और घी आदि पशु उत्पाद था जिसका आर्य सेवन करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर दूध की पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है, जिसे क्षीर पकोदन, क्या कहा गया? खीर को क्षीर पकोदन की संज्ञा दी गई है। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था। जौ की दलिया को यवागु कहा जाता था। यवागु जौ के दलिये को बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, फाइबर्स होते हैं इसमें। आज जितने भी मॉल हैं वहां पर आप देख रहे होंगे जौ का सत्तू मिल रहा है, जौ का आटा मिल रहा है, जौ का क्या मिल रहा है, ये क्या बोला मैंने अभी, दलिया मिल रहा है, यवागु।
बोलना कभी मॉल में जाकर यवागू दे दो जरा हमें, क्या दे दो, यवागू। या बोलना कि हमें करम्ब बनाना है भाई, जरा दे दो जरा कुछ जौ का सत्तू, ठीक है। करम्ब मतलब जौ के सत्तू को दही में मिलाकर, ठीक है। इस काल में नमक और मछली का प्रयोग नहीं होता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नमक का प्रयोग ना हो, बिना नमक के तो आदमी मर जाएगा। NaCl बोलते हैं नमक को, सोडियम क्लोराइड। बिना सोडियम के मैसेज नहीं जाते हैं ब्रेन में। अगर आपने नमक खाना बिल्कुल बंद कर दिया तो कुछ समय बाद स्थिति तनावपूर्ण नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, मतलब मैसेज जाएंगे नहीं दिमाग में, बिल्कुल क्या वैसे हो जाओगे आप, क्या सोच रहित, विचार रहित, कुछ पता ही नहीं चलेगा तुम्हें हो क्या रहा है। समझ में आ रहा है। और बचपन से अगर किसी को नमक नहीं खिलाएंगे तो भाई तो विष कन्याएं बन जाएंगी, और विष बालक और विष कन्याएं। विष कन्याएं ऐसे बनाई जाती, नमक नहीं दिया जाता उन्हें, हल्का हल्का जहर दिया जाता था, अब विष कन्याएं बनती थी वो। ऐसा बताते हैं, कंफर्म में भी नहीं। गाय को ऋग्वेद में अगन्या कहा गया है, यानी न मारने योग्य। गाय तब भी अगन्या थी इस देश में, आज भी अगन्या है। लेकिन कमाल की बात यह है कि गौवंश के पशुओं का निर्यात करने वाला भारत का स्थान ठीक ठाक, मतलब गौवंश पशुओं का निर्यात भी होता है यहाँ पर, यानी बूचड़ खाने हैं इस देश में। कई लोग हैं जो गौवंश के पशुओं को क्या करते हैं, ऐसा होता है ना, मनुष्य बड़ा चालाक आदमी है, इधर तो पुत्र की कामना कर रहा क्योंकि पितृ सत्तात्मक है, ठीक है, उधर कामना कर रहा है कि बछड़ा ना हो, बछड़ी हो, क्योंकि बछड़ी दूध दे रही, बछड़ा किसी काम का नहीं है। ज्यादा बैल बनकर हल चलाएगा तो अब ज्यादा बछड़े हो गए तो क्या करना है, तो उनको फिर भगवान शिव के मंदिर में बोलते हैं सांड बना दिया, उनको छोड़ दिया। अब कितने सांड, तो मैंने कहा गौवंश के पशुओं को क्या करते हैं बूचड़ खानों में, और वो भी जो ऑथराइज्ड है, मतलब लाइसेंस होता है उनके पास, और इस देश से निर्यात भी किया जाता है। कुछ लोगों का कार्य यही है, नाम नहीं बताऊंगा किन किन का है, जाने माने नाम है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा गाय को अगन्या कहा गया है, न मारने योग्य, और इसके लिए इसका मांस निषिद्ध था, इसका मांस निषिद्ध था, निषिद्ध है, और इस देश में हमेशा निषिद्ध रहेगा। समझ में आ गया, क्योंकि हम आर्य संस्कृति के लोग हैं। यूरोप में जाएंगे वहां लोग खाते हैं गाय, आप अन्य देशों में जाएंगे वहां पर गाय खाते हैं, और जो भी गाय खाता है वो हमारे लिए मलेच्छ है। क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, चाहे वो यवन हो, यूनानी हो, चाहे वो अरब का हो, कहीं का भी हो, अगर वो गौमांस खा रहा है तो मलेच्छ है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। नशीले पेय पदार्थों में सोम एवं सुरा प्रचलित थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछता है 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। इसको सोम देवता को समर्पित है। सोम का पौधा विशेष रूप से मुजवंत नामक पर्वत पर प्राप्त होता था। इसके रस का पान देवता गण करते थे। सुरा साधारण अवसरों पर पिया जाने वाला मादक पेय पदार्थ था। शराब बहुत पुरानी चीज है, यानी मानव संस्कृति में शराब जो है वो आप ये समझ लीजिए बिफोर क्राइस्ट से चली आ रही, और खाली इस देश में नहीं, कई देशों में। और क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। अब वो अनाज का करोगे तो अनाज की शराब बनेगी, फलों का करोगे तो फलों की शराब बनेगी। किण्वन बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, यानी उसको बिल्कुल सड़ाया जाता है, एक तरह से बुलबुले निकलते हैं उसमें, फिर उसको क्या करते हैं, उबाला जाता है, फिर उसकी भाप से बनाया जाता है। वही प्रक्रिया आज भी चली आ रही है शराब। डिपेंड करता है कि कौन किस प्रक्रिया को अपना रहा, उससे उसकी कीमत तय होती है। उसमें अगर आप ब्लू आइस मिला दें तो वो बहुत महंगी हो जाती है, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की भी होती है शराब। कारण ब्लू आइस उस आइस को बोलते हैं जो कई हजार सालों से उस पर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ने अफेक्ट नहीं किया है। कहाँ मिलती है, या तो अंटार्कटिका में मिलेगी या आर्कटिक में मिलेगी, जहां पर मनुष्य के कदम नहीं पड़े हैं वहां से लाई जाती है ब्लू आइस। क्या बोलते हैं उसको, ब्लू आइस, ठीक है। सुरा साधारण अवसरों पर पिया जाने वाला मादक पेय पदार्थ था। ऋग्वेद में सुरापान की निंदा की गई है। क्या की गई है, शरीर और आत्मा दोनों को क्या करता है, सुरा शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है, तो निंदा की गई है। आर्यों के वस्त्र जो थे सूत, ऊन और मृग चर्म आदि से बनाए जाते थे। सूत मतलब कॉटन, ऊन मतलब वूल, और मृग चर्म मतलब मृग का चमड़ा। मृग चर्म यानी मृग का चमड़ा है,
लेदर, बिल्कुल लेदर। तो पहले मृग चर्म से बनता था, आज तो बफेलो से भी, बफ लेदर बोलते हैं हम जो जैकेट पहनते हैं, बड़ी महंगी आती है। क्या कौन सा लेदर है जी? बफेलो का है। बफेलो मतलब भैंसे का, है ना। बड़ा खुश होते हैं लोग, चमड़ा पहन रखा कि हाँ जी, महंगा आता है भाई। एक फैशन आया बीच में लड़कों में लेदर जैकेट पहनने। पहला और अंतिम जो उनका वो था उद्देश्य जीवन का, वो क्या था? लेदर जैकेट। अब तो है कि नहीं है मैं नहीं जानता। किताबों पर मैंने आप कई बार बोला कि पुराना कोट पहनो, किताब नई किताब खरीदो। लेकिन उस समय भी क्या था कि लेदर जैकेट लेनी किसी भी तरह, महंगी होती थी, ठीक है। अब वो फैशन हट गया मेरे ख्याल से। मृग चर्म आदि के बनाए जाते थे। ऊन की प्राप्ति के लिए गांधार की भेड़ें प्रसिद्ध थी। आगे गांधार की भेड़ें प्रसिद्ध थी। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। नीवी, नीवी जो था अधो वस्त्र था, या कमर से नीचे पहना जाता, जिसको पैंट बोलते हैं आज आप। तो नीवी जो हो गया वो अधो वस्त्र था, या कमर से नीचे पहना जाता था। वासस ये उत्तरीय था, कमर से ऊपर पहना जाता, जैसे शर्ट हो गई आपकी। अधिवासस यानी द्रापी, ये शरीर के ऊपर ढकने वाला वस्त्र था, जो संभवतः चादर या ओढ़नी होती थी। चादर या ओढ़नी होती थी। पुरुष पगड़ी पहनते थे, जिसको उषणीस कहा गया है। पहले आर्य लोग पगड़ी पहनते थे, उषणीस कहा जाता था। आज भी हमारी संस्कृति में पगड़ी का बड़ा महत्व है। आज खाली इतना हो रहा है कि शादियों में बाराती पहनते हैं, लेकिन पगड़ी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? उषणीस कहा जाता है। तो ये संस्कृति कहां से चली आ रही है? आर्यों के समय चली है। और टाइम पे तो नहीं पहनते हैं, लेकिन विवाह के दिन क्या होगा? क्या होगा? पगड़ी पहनी जाती है, पगड़ी ही रखी जाती कदमों पर। अगर कहीं पर कुछ क्या करना हो, बताया जाता है कि वाजिद अली शाह ने भी अपनी पगड़ी, अपना ताज क्या कर दिया? इसके पैरों में रख दिया। अरे वाजिद अली शाह अख्तर पिया के नाम सुने हो? कहां आ गया मैं? 1857 के रिवोल्ट से पहले आ गया हूं। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह अख्तर पिया। डलहौजी के सामने पगड़ी रख दी, भाई मत करो यार। उसने कहा नो, बैड गवर्नेंस, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को क्या कर दिया? कैप्चर कर दिया। किसने? डलहौजी ने। इसीलिए 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ? अवध के सैनिकों ने, बहुत बड़ी संख्या में थे अवध के सैनिक, उन्होंने बड़ी बगावत की, इसे बोलते कि हमारे नवाब का वो करते हो, तुम अपमान करते हो, हमारे नवाब की पगड़ी का अपमान किया डलहौजी तुमने। हालांकि 1857 का रिवोल्ट किसके समय हुआ? कैनिंग के समय हुआ, लेकिन बदला लिया डलहौजी की उसका। ठीक है। तो पगड़ी को क्या, अब ये आईएएस का क्वेश्चन है, पगड़ी को उछनीस क्या था? आंसर पगड़ी थी। क्या थी? पगड़ी। इस काल के लोगों को वस्त्रों की सिलाई कढ़ाई का ज्ञान था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। कुछ लोग छुरे से दाढ़ी मूछ भी बनवाते थे। ऋग्वेद में नाई को वाप्ता या वाप्त्र की संज्ञा प्रदान की। वाप्ता क्या था? नाई था। वाप्ता क्या था? नाई। पशुओं में भी गाय का सर्वाधिक महत्व था। जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्र की अभिव्यक्तियां गाय के माध्यम से की जाती थी। जैसे धनी व्यक्ति को गोमत बोलते थे, धनी व्यक्ति को, राजा को गोपति बोलते थे। राजा को क्या बोलते थे? गोपति की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। इसी तरह युद्ध के लिए गविष्टि, गवेषण, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? गविष्टि और गवेषण। और गवेषणा जो था गायों की गिनती थी। गायों की गिनती होती थी, पता चला गाय कम हो गई, पता चला दस्यु चुरा के ले गए, अनारे चुरा के ले गए, तब होता था युद्ध भयंकर। यानी गाय को लेकर ही युद्ध होता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, वो उतना बड़ा गोमत, धनी व्यक्ति। गोमत मतलब धनी व्यक्ति। ऋग्वैदिक आर्य मनोरंजन के अनेक साधन थे। ऋग्वैदिक आर्यों के मनोरंजन के अनेक साधन थे, जैसे रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, जुआ खेलना, नृत्य, संगीत आदि। ऋग्वेद में एक स्थान पर जुआरी पुत्र के पिता द्वारा डांटे जाने का उल्लेख मिलता है। ज्यादा जुआ खेलने लगा होगा, है ना। तो जुआ भी जो है वो मनुष्य की प्रवृत्तियों में है। इसमें है, पढ़ाई नहीं करेगा वो, लेकिन वो ड्रीम 11 पर क्या करेगा? टीम लगाएगा, दिन भर रात भर देखता रहेगा। कर दिया सरकार ने चौपट। सारे साधन क्या बंद हो गए। गैम्बलिंग एक अच्छी चीज नहीं है, उसमें फंसता चला जाता है आदमी, फंसता चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि जीरो, माइनस में चला जाता है बैलेंस। तो मैंने कहा जुआरी पुत्र को पिता द्वारा डांटे जाने का उल्लेख मिलता है। वाद्य यंत्रों में वीणा, दुंदुभी, करकरी और बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। किस किस का? वीणा,
दुंदुभी, करकरी और बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। इतना समझ में आ गया। आभूषणों में अगर मैं बोलूं तो कर्ण शोभन, कर्ण शोभन जो था वो कान का आभूषण था। कुरीर जो था वो सिर पर धारण करने वाला आभूषण था। निष्क या मणि जो था वो गले का आभूषण था, हार था। आगे चलकर निष्क सिक्का बन जाएगा, क्योंकि हार कुछ इस तरह का था, गोल गोल से, कुछ धातु के क्या बने, चांदी या सोने के बने होते होंगे। कुछ चाहिए, गाय चाहिए मुझे, तो मैंने एक टुकड़ा तोड़ के दे दिया गोल। तब से लेकर सिक्का आज तक गोल ही है। बीच में बने चौकोर सिक्के बने, लेकिन जनता ने पसंद नहीं किए। अकबर ने चलाया चौकोर सिक्का, कौन सा? अकबर ने चौकोर सिक्का चलाया, जनता ने पसंद नहीं किया उसको। ऐसे ही हम जब छोटे थे 5 पैसा चौकोर होता था एक, 10 पैसा बड़ा अजीब सा डिजाइन, पसंद नहीं आते थे हम लोग। गोल सिक्के ही पसंद आते हैं। तब से लेकर आज तक सिक्के कैसे हैं? गोल। कैसे हैं? आप बीच में चलते थे, वो बीच में होल होता था उनका, मतलब खाली होता था वो सिक्का। अकबर ने एक चौकोर सिक्का चलाया, कौन सा था जिसको जनता ने पसंद नहीं किया? जलाली, जलाली, ठीक है। अगला है जोचनी। जोचनी बोलते हैं, संभवतः अंगूठी को बोलते थे जोचनी। किसको बोलते थे? अंगूठी को। प्रवृत्त, प्रवृत्त जो था कान की बाली थी, यानी आज से 3500 साल पहले भी बालिकाएं कान की बाली पहन रही थी। ये मत सोचना कि सिर्फ आप लोग प्रयोग कर रहे हो। हाँ, जो बहुत ज्यादा विकसित देश हो गए वहां कान नाक नहीं छिदवाते, बालिकाएं नहीं पहनती आभूषण, सिर्फ वहां पर जो, लेकिन सोने का निर्यात होता है उस देश में, आभूषण बनते हैं। रिंग मेन होती, रिंग सेरेमनी नहीं होती विवाह के लिए। और निष्क ग्रीवा एक प्रकार का आभूषण था ये, निष्क ग्रीवा। निष्क मैंने कहा हार, ग्रीवा गर्दन को बोलते हैं, वैसे हो सकता है गर्दन का हार हो, लेकिन एक प्रकार का क्या था? आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में वे महिलाएं जो कपड़े की सिलाई बुनाई करती थी उन्हें सीरी कहा जाता था। सिलाई बुनाई का कार्य करने वाली महिलाओं को सीरी कहा जाता था। कपड़े पर रंगाई कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशेसकारी और रजित्री कहा जाता था। पेशेसकारी, रंगाई करने वाले को पेशेसकारी, और रंगाई कढ़ाई करने वाली को रजित्री या पेशेसकारी एवं रजित्री की संज्ञा प्रदान की जाती थी। बांस का काम करने वाली महिलाओं को कंटककारी की संज्ञा दी गई है। किसकी? कंटककारी की संज्ञा दी गई है। इतना समझ में आ गया। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, यानी इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड।